हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फॉर्म 3। ये जो फॉर्म 3 होता है एलएलपी का, जब हमारी एलएलपी बन जाती है तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इसी फॉर्म से स्टार्ट होता है। एलएलपी बनने के बाद आपको ये फॉर्म फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, अदरवाइज़ ये वायलेशन माना जाता है। अगर हम बात करें इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये हम 5-6 क्वेश्चंस इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्म LLP 3 एक्सप्लेन विद रेलिवेंट प्रोविजन विद द टाइमलाइंस। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फॉर्म LLP 3 होता क्या है, जैसे आपकी LLP बन जाती है। LLP बनने के बाद आपको एक एग्रीमेंट इस फॉर्म में MC को देना होता है, बेसिकली ROC को देना होता है। जब ये आप एग्रीमेंट सबमिट कर देते हैं तभी आपका LLP का कंप्लाइंस माना जाता है। ये LLP एग्रीमेंट के लिए भी यूज़ होता है और फ्यूचर में आप इस LLP एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को भी हमें ROC को विद इन 30 डेज़ में बताना होता है। तो ये जो फॉर्म होता है बेसिकली 2 पर्पज़ के लिए होता है। फर्स्ट, आपको जो इनिशियल आपका LLP एग्रीमेंट हुआ है उसको फाइल करने के लिए ROC के साथ, और उस एग्रीमेंट के बाद आपका कोई भी एग्रीमेंट में चेंजेस होता है क्लॉजेज में, उसको अमेंडमेंट को बताने के लिए इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में रखा है। ये वाली वीडियो जो है वो अभी जो बात हम कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट में हम बेसिकली इनिशियल एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे, मतलब जब आपकी LLP बन जाती है इनिशियल एग्रीमेंट जो फाइल करना है उसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस जो है सेक्शन 23 ऑफ LLP एक्ट 2008 गवर्न करता है एंड रूल 21 ऑफ LLP रूल्स 2009 गवर्न करता है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें इस फॉर्म 3 को फाइल करने का क्या रहता है, दोनों के केस में आपके जो टाइमलाइन रहेगी वो 30 डेज़ रहेगी। मतलब आप इनिशियल एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं LLP 3 में, वो आपका जो टाइमलाइन रहने वाला है वो 30 डेज़ का रहने वाला है। और अगर आपका अमेंडमेंट हो जाता है इस एग्रीमेंट में तो अमेंडमेंट के विद इन 30 डेज़ में ये आपको LLP फॉर्म 3 ROC में फाइल करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपकी एग्रीमेंट ABC, आपकी LLP ABC कंसल्टेंट फॉर्म हुई 1 जनवरी 2026 को। तो जो आपको फॉर्म LLP 3 फाइल करना है वो फाइल करना है ऑन और बिफोर 30 जनवरी 2026। सेम गोज़ फॉर अमेंडमेंट। अगर आपका इस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गई या आपका पार्टनर ऐड हुआ, पार्टनर डिलीट हुआ, उस केस में आपको अमेंडेड एग्रीमेंट फाइल करना पड़ता है इस फॉर्म 3 में। अमेंडमेंट के विद इन 30 डेज़ में ये आपको फाइल करना पड़ता है। एक्सेस पाथ क्या होता है इसका? आपको लॉगिन करना है, बिकॉज ये पोस्ट लॉगिन फॉर्म है, तो आपको MCA पोर्टल पर जाके अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए MCA सर्विसेज में जाके LLP ई फाइलिंग, यहाँ पर क्या है, LLP के लिए एक अलग ही टैब बना दिया है, आपको उस टैब में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन फॉर LLP एग्रीमेंट एंड चेंजेस, ये आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ढूंढना नहीं है तो यहाँ पर सर्च बार में आप फॉर्म 3 टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस भी हो जाएगा इस फॉर्म का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल अपडेट्स, फॉर्म को कैसे फाइल करते हैं, जॉब्स वगैरह के बारे में अपडेट्स टाइमली मैनर में मिलते रहें। और इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इन अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फाइलिंग फ़ी ऑफ दिस फॉर्म? इज़ देयर एनी लेट फाइलिंग फीस फॉर डिलेज इन फाइलिंग दिस फॉर्म? आप बोलोगे मैम ये वाला क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये तो जो चालान में आएगा पे कर दिया जाएगा। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हो, इवन इफ़ आप
किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर वो एलएलपी बनाने के लिए बोलते हैं, तो हो सकता है आपका डायरेक्टर या एमडी आपसे पूछ ले कि हाँ भाई इसमें कितनी फ़ीस आने वाली है। तो उसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फ़ीस निकलती है और कितनी फ़ीस जनरली लगेगी। सो फाइलिंग फ़ीस की अगर हम बात करें, नॉर्मल फ़ीस जो है वो आपकी एनेक्चर ए में दी गई है, एनेक्चर ए ऑफ रूल 11 ऑफ एलएलपी रूल 9। सो स्क्रीनशॉट जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया, आपको एनेक्चर ए में जाना है, पॉइंट नंबर 3 में जाना है। 3 में आप देखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हुज कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़। सो अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपका 50 रुपये का फ़ीस लगने वाला है। आरओसी की जो फ़ीस है वो 50 रुपये लगने वाली है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में है देन 100 रुपीज़। सो ऐसे करके ये स्लैब दिए गए हैं, और जो लास्ट आपकी फ़ीस लगेगी 1 करोड़ से एक्सीड होता है तो मैक्सिमम फ़ीस जो लगने वाली है इसमें 600 आपको इसमें लगने वाली है। जैसा कि आप इंस्ट्रक्शन किट में भी देखेंगे, आप रूल से भी रेफ़र कर सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन किट में भी ये मिल जाएगा कि कितनी फ़ीस कब लगती है। एडिशनल फ़ीस की बात करें, एडिशनल फ़ीस भी हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट में ही दिया गया है, इसी वाले पॉइंट रूल में आप आएंगे। सो एडिशनल फ़ीस का भी कॉलम यहाँ पर आपको दिया गया है। सो ये 1 टाइम 2 टाइम जैसे हमारे नॉर्मल फॉर्म्स में होती है वैसे ही यहाँ पर लगेगी, बट यहाँ पर कैटेगराइजेशन हो जाएगा स्मॉल एलएलपी और नॉन स्मॉल एलएलपी के केस में, तो उसके हिसाब से ये इस तरीके से आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये आपको इंस्ट्रक्शन किट में भी मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन किट में भी आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला हुआ हमारा नॉर्मल जो हम फॉर्म इनिशियल एग्रीमेंट फॉर्म फाइल करते हैं। अगर आपको चेंज करना है, चेंज के केस में, कंट्रीब्यूशन चेंज के केस में आपकी इस तरीके से कुछ फ़ीस रहने वाली है। इसकी जो फ़ीस है वो चेंज रहेगी, जैसा आपने ऊपर देखा 50 रुपीज़ मिनिमम से स्टार्टेड है, बट आप कंट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, चेंज इन एग्रीमेंट वाला फाइल करेंगे पर्पस, तो उस केस में आपकी फ़ीस कुछ इस तरीके से रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच इन दिस फॉर्म। अच्छा, जब हम एलएलपी फॉर्म 3 फाइल कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी फ़ीस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, ताकि हम वेल प्रिपेयर इन एडवांस रहें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे पास रेडी हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्म 3 जो है वो 2 पर्पसेस के लिए फ़ाइल होता है, इनिशियल एग्रीमेंट फाइल करने के लिए और चेंज इन एग्रीमेंट फाइल करने के लिए। तो इनिशियल एग्रीमेंट अगर आपने पर्पस सेलेक्ट करा है तो उस केस में आपको इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट अटैच करना है, मैंडेटरी है ये। अगर आपने अमेंडमेंट वाला पर्पस सेलेक्ट करा है तो उसके केस में आपको सप्लीमेंट्री और अमेंडेड एग्रीमेंट कंटेनिंग द चेंज वो आपको एज एन अटैचमेंट यहाँ पर लगाना है। तो बेस्ड ऑन कंडीशन जो आप चूज़ करते हो, आपकी जो ये अटैचमेंट है वो एक्टिव हो जाएगी। थर्ड है ऑप्शनल अटैचमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट में जैसे कई बार क्या होता है, फील्ड्स में हमारे पास या हम कुछ डिटेल में देना चाहते हैं, वहाँ पर जगह नहीं है फील्ड्स में, तो हम एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपके 3 अटैचमेंट इस फॉर्म में होने वाले हैं। जैसा यहाँ पर ये दिया गया स्क्रीनशॉट में, 2 पर्पस होते हैं, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एलएलपी एग्रीमेंट और चेंजेस इन एग्रीमेंट। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ एन एग्रीमेंट इज टू बी फॉर्म, हाउ टू डिसाइड स्टैम्प पेपर वैल्यू। सो कई बार प्रोफेशनल्स जो क्या करते हैं, पता नहीं रहता कि एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज होंगे। तो आई विल सजेस्ट यू, सबसे पहले आप फॉर्म एलएलपी 3 ओपन करिए। एलएलपी फॉर्म 3 में ना आपको सर्टेन क्लॉजेज दिए गए हैं, वो क्लॉजेज आपके इस एग्रीमेंट में होना ज़रूरी है, एलएलपी एग्रीमेंट में। ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड कुछ स्ट्रक्चर दिया है, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एलएलपी एग्रीमेंट में कैप्चर करने कंपलसरी हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन आप पॉइंट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको नेम ऑफ एलएलपी, डेट ऑफ एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस आपको देना कंपलसरी है। पार्टनर डिटेल आपको देना है अलॉन्ग विद नेम, एड्रेस एंड कंट्रीब्यूशन। बिजनेस ऑफ एलएलपी क्या है, मतलब क्या बिजनेस ये एलएलपी करने वाली है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, राइट एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगे, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है पार्टनर पर वो आपको देनी है यहाँ पर। मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे, अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, मतलब बिजनेस जो है वो किस तरीके से ट्रांजैक्ट होने वाला है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देना है। फिर रेमुनरेशन टू पार्टनर क्या रहने वाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे रहेगा, बैंकिंग ऑपरेशन कैसे रहेगा, एडमिशन कैसे होगा पार्टनर का, रिटायरमेंट, सिजेशन, एक्सपल्सन, रेजिग्नेशन, ये सारे की सारी चीज़ आपको यहाँ पर इस
एग्रीमेंट में, एलएलपी एग्रीमेंट में कवर करनी है। फिर इनकेस अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट का कैसे प्रोसेस रहने वाला है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कुछ मिसलेनियस क्लॉज एज पर योर एलएलपी एग्रीमेंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। सो इवन इफ़ यू डाउनलोड एनी फॉर्मेट फ्रॉम गूगल, तो मेक श्योर आप अपने हिसाब से उसको चेंज करें, पूरा एज इट इज़ कॉपी ना करें, बिकॉज आपको जो फॉर्मेट गूगल पर मिलेगा या कहीं से भी आप लेते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड या डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। बट आपको क्या करना है, अगर आप एलएलपी एग्रीमेंट अपने लिए बना रहे हैं तो आपको अपनी टर्म्स देखनी है, अपने ट्रांजैक्शंस देखने हैं, किस हिसाब से जो जो मॉडलिटीज़ चेंज हो रही हैं वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। कुछ अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है आपकी एलएलपी की तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी क्लॉज नहीं मेंशन करते तो जो शेड्यूल 1 है हमारा एलएलपी एक्ट का, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। ये आपका शेड्यूल फर्स्ट है जो कि सेक्शन 23 में बोलता है कि अगर आपने कोई भी डिटेल्स नहीं दी हैं, कोई भी मतलब क्लॉज नहीं दिए हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले क्लॉज मानने पड़ेंगे। तो मेक श्योर आप सारे के सारे क्लॉज इसमें मेंशन करें। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी स्किप कर जाते हैं तो आपको शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट शेड्यूल है, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं आप यहाँ पर इसे गो थ्रू कर सकते हैं एलएलपी एक्ट में जाकर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्टैम्प ड्यूटी जो एग्रीमेंट पे लगती है वो कैसे डिसाइड होती है। तो जो आपका एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस होता है उसके बेसिस पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एलएलपी है आपने फॉर्म करी है दिल्ली में, तो आपको जो है ना दिल्ली स्टैम्प एक्ट रेफ़र करना है या फिर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है वो रेफ़र करना है। सेम गोज़ फॉर अगर आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का लगेगा। तो जिस स्टेट में आपकी रजिस्टर हो रही है स्टैम्प ड्यूटी वो आपको एक्ट रेफ़र करना है। और हमेशा जो चेंज मतलब बेसिकली न्यू एग्रीमेंट होगा, वो न्यू जो लॉ होगा वो आपको रेफ़र करना है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है हम गूगल पर सर्च करते हैं और पुराने हमें मिल जाते हैं। तो ऑलवेज़ रेफ़र द अपडेटेड स्टैम्प एक्ट, अदरवाइज़ आप गलती कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस टू फाइल द फॉर्म। सो इसको फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है फॉर्म 3 को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए 2 पर्पस इस फॉर्म में दिए गए हैं। अब कौन कौन से पर्पस हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म एलएलपी 3 नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। सो फॉर्म 3 में यहाँ पर देखिए 2 पर्पस यहाँ पे दिए गए हैं। फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, फॉर इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू चेंजेस इन एग्रीमेंट। सो ये दोनों पर्पस से आज हम इस पार्ट में जो बात करने वाले हैं वो है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। कैसे फाइल होगा, एक एक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम फील्ड नंबर 1 की बात करते हैं। आपको फील्ड नंबर 1 में पर्पस सेलेक्ट करना है, पर्पस फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे ही आप पर्पस सेलेक्ट करेंगे आपकी जो इससे रिलेटेड फील्ड है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और इससे रिलेटेड फील्ड जो है वो पेज नंबर 1 पर ही रहेंगी। पेज नंबर 2 पे आपको सेकेंड पर्पस की फील्ड एक्टिवेट होंगी। सो आपको पेज नंबर फर्स्ट फिल करना है, नीचे जाएंगे सेव क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको सेव पे हिट करना है एंड देन नेक्स्ट पे जाना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। आइए फील्ड नंबर 2 पे चलते हैं। फील्ड नंबर 2 पे आपको अपनी एलएलपी का एलएलपीएन नंबर डालना है। जैसे आप एलएलपीएन नंबर डालेंगे आपका जो फील्ड नंबर 2A 2B 2C 2D ये आपका प्रीफिल हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है 2C जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो प्रीफिल नहीं होता है। सो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर प्रीफिल नहीं हुआ है, तो ये आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। कई बार किन्हीं एलएलपीज़ में ये प्रीफिल हो जाता है और कई बार ये नहीं प्रीफिल होता। सो ये आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट फील्ड नंबर 2। फील्ड नंबर 3 में हम बात करें प्लेस एट विच द इनिशियल एग्रीमेंट वॉज मेड। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फील्ड नंबर 3 में आइए एक बार देखते हैं, हम बात कर रहे हैं ये वाली फील्ड की, प्लेस एट विच द इनिशियल एग्रीमेंट वॉज मेड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रेटिफिकेशन। सो इसको समझते हैं। फील्ड नंबर 3 to field number 15 will be displayed when first purpose is selected.
सो अब यहाँ से आपका काम शुरू होगा। सो फील्ड नंबर 3 से लेके फील्ड नंबर 15 तक ही आपको फिल करना है, बाकी आपको इस फॉर्म LLP 3 में कुछ नहीं फिल करना है। सो फील्ड 3A एंड 3B में बात करें, हमें स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में आपकी LLP फॉर्म हुई है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही, जिस स्टेट में आपकी LLP, जिस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आपकी LLP रजिस्टर्ड है। फॉर्म फील्ड नंबर 3C में आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट डालना है, जिस दिन आपका डेट ऑफ LLP का एग्रीमेंट हुआ है। जैसा कि स्क्रीनशॉट में हम दे सकते हैं, यहाँ पर 3A में आपको प्लेस स्टेट डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, एंड देन डेट ऑफ एग्रीमेंट डालना है जिस दिन आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है 3D, डेट ऑफ रेटिफिकेशन इन केस इनिशियल एग्रीमेंट वॉज मेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो कई बार क्या होता है, ये बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है, हम एग्रीमेंट पहले ही बना लेते हैं पार्टनर्स के बीच में, बट हमारी LLP रजिस्टर नहीं होती है, तो अब उस LLP एग्रीमेंट को ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वही एग्रीमेंट यूज़ करेंगे, और उस एग्रीमेंट को यूज़ करके यहाँ पर उस एग्रीमेंट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ रेटिफिकेशन की बात कर रहा है ना, मतलब करेक्शन इन एग्रीमेंट। अब आपकी LLP बन चुकी है, LLP बनने के बाद आप उसी एग्रीमेंट को यूज़ करने वाले हैं, तो उस एग्रीमेंट में बेसिकली आप करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ रेटिफिकेशन जाएगी ना फील्ड नंबर 3D में, वो तभी जाएगी जब आपका पहले एग्रीमेंट बन चुका है, LLP से पहले, LLP फॉर्म होने से पहले। तो इस फील्ड में जो है, जो डेट आने वाली है, वो डेट आएगी जिस दिन आप रेटिफाई कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को। और वो डेट कौन सी रहेगी, वो फ्यूचर की डेट नहीं रहेगी, वो आपकी LLP एग्रीमेंट के बाद की डेट रहेगी। सो आप इंस्ट्रक्शन किट में भी जाएंगे, इसके अगेंस्ट में आपको रेफरेंस दिया है। अगर आप पहले की डेट मेंशन करेंगे, मतलब जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 जनवरी 2022 था, और आपने 5 जनवरी को ही अपना एग्रीमेंट बना लिया था दोनों पार्टनर्स के बीच में, या लेट्स से 2019 में आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, आप काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं दो पार्टनर्स, तो अगर आप उससे पहले की डेट डालेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का एरर स्क्रीन पर नज़र आए, डेट एंटर्ड इन द फील्ड इज लेस देन इनकॉर्पोरेशन डेट, एंटर अ वैलिड डेट। तो आपको यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, आपको जो डेट डालनी है वो डेट डालनी है जब आपकी LLP फॉर्म हो चुकी है। तो अगर अब 10 जनवरी आपकी LLP फॉर्म हुई है, तो आपको या 10 जनवरी डालनी है, यहाँ पर देखिए मैंने 10 जनवरी डाला, अब एरर चला गया, तो आपको 10 जनवरी या उसके बाद की कोई भी डेट यहाँ पर एंटर करनी है। सो यही आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि डेट जो है वो लेस देन इनकॉर्पोरेशन डेट होगी और फ्यूचर डेट नहीं होगी। फील्ड नंबर 4 में चलते हैं। फील्ड नंबर 4 बात करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड बाय LLP ऑन इनकॉर्पोरेशन। अगर ये वीडियो आपको लगता है ना थोड़ा फास्ट है, तो आप पॉज करके फील्ड को बेसिकली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। इट शैल बी प्रीफिल बेस्ड ऑन द LLP एंटर्ड। सो आपने ऊपर LLP नंबर डाला था फील्ड नंबर 2 में, ऑन दैट बेसिस ये आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रीफिल हो जाएगा। प्रीफिल कहाँ से होगा, जब आप फिलिप भर कर आए थे फिलिप LLP इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो ये वहाँ से प्रीफिल करके लेकर आएगा। सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फील्ड नंबर 5 में ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। अब इसमें क्या है, आपको दो फील्ड दी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग। सो ये भी आपकी प्रीफिल होने वाली है बेस्ड ऑन एक्टिव नंबर ऑफ पार्टनर, मतलब आपने जब फिलिप फाइल करा था तो उसके बेसिस पर ये आपका प्रीफिल हो जाएगा, और ये नॉन एडिटेबल रहेगी, आप एडिटेबल नहीं कर पाओगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई LLPs में ना ये प्रीफिल नहीं आता, नल करके दिखाएगा या ब्लैंक करके दिखाएगा, तो उस केस में अब ये नॉन एडिटेबल भी है, तो आप करोगे क्या। तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही रिकोर्स बचता है, आपको हेल्प डेस्क पे टिकट रेज करनी है स्क्रीनशॉट के साथ, LLP नंबर के साथ। मेक श्योर जब भी हेल्प डेस्क पे आप टिकट रेज करते हैं तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन दें, स्क्रीनशॉट ज़रूर दें, बिकॉज मैंने देखा है कई बार हेल्प डेस्क जो है वो वो डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स रिक्वायर्ड ऐसे करके आपकी टिकट मार्क कर देते हैं। तो जब भी आप हेल्प डेस्क से टिकट डाल रहे हैं तो आप टिकट डालते वक्त LLP नंबर और क्या इशू आ रहा है, इशू का स्क्रीनशॉट, और LLP या सिन डेन जो भी आप जिसके बारे में भी टिकट डाल रहे हैं वो पूरा डिटेल दें। फील्ड नंबर 5 भी जो है वो डिटेल्स ऑफ ईच पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट टू परफॉर्म सर्विसेज एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट से समझाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, डिटेल ऑफ ईच पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी, प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट टू परफॉर्म सर्विसेज और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड एक्सेल क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की एक्सेल जो है वो आ जाएगी। सो जैसे ही आप एक्सेल पे एनेबल क्लिक करेंगे, आपको चेक करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलिप में फ़ाइल करी थी वो सेम है या नहीं है। अगर आप, और आपको कोई भी है ना रो इसमें डिलीट नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, सेम आपको सेव करनी है। सेव करने के बाद आप अपलोड एक्सेल पे जाके उस एक्सेल को अपलोड कर देंगे। सो ये अपलोड और डाउनलोड क्यों करवाया जा रहा है, ये बेसिकली आप जो फिलिप में फ़ाइल करके आए थे, बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करनी है और वैलिडेट करके आपको ये अपलोड कर देनी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल नहीं हुई है तो आप यहाँ पर एडिट करके भी इस एक्सेल को अपलोड कर सकते हैं। बट आप जो एडिट करोगे ना, मेक श्योर जो आपने फिलिप ने इन्फॉर्मेशन दी है वही होनी चाहिए, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है। सो यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसका उसको ध्यान रखनी है। डोंट चेंज एनी डिटेल्स एज दीज आर प्रीफिल्ड बेस्ड ऑन फिलिप। सो आपको ऐसा नहीं करना, आपका 60-40 का रेशो था, फिलिप में डाला, आप यहाँ पे 50-50 करके कर दोगे, नहीं करना आपको। डोंट ऐड एंड डिलीट एनी रो और कॉलम इन द एक्सेल। कई बार क्या होता है, जब आप अपलोड करोगे ना एक्सेल, तो आपको एरर दिखा देने लगेगा। एरर क्यों देने लगेगा, क्योंकि आपने एक्सेल में छेड़छाड़ कर दी है। तो आपको एक्सेल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई भी ऐड नहीं करनी रो, कोई भी डिलीट नहीं करनी। एज इट इज़ जो आपको एक्सेल जनरेट हुई है, बस आपको जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, अगर आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो आपको करेक्ट करनी है एंड अपलोड करनी है। और अपलोड करते वक्त एक चीज़ ज़रूर देखिए, जो आपने सम है, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 100% होना चाहिए। अगर आपका इनकरेक्ट है तभी भी आपको वो अपलोड पे एरर दिखा देगा। और आपको अपनी डिटेल सारी चेक करनी है, जो प्रीफिल्ड है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इनकरेक्ट है तो वो करेक्ट करनी है। तो ये बातों का ध्यान रखना है एक्सेल अपलोड करते वक्त। कई बार यूज़र्स को एक्सेल अपलोड करते वक्त कुछ इस तरीके के इश्यूज आने लगते हैं। तो अगर ये आप चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको एरर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट फील्ड है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। इट शैल बी प्रीफिल्ड बेस्ड ऑन द एलएलपी एंटर्ड। तो ये भी आपकी नॉन एडिटेबल फील्ड है। जब आपने फिलिप फाइल करा था, ये आपका वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और यहाँ पे प्रीफिल कर देगा। तो ये भी आपको प्रीफिल नहीं करनी है। ये देखिए, यहाँ पे प्रीफिल आ रही है, आप एडिट नहीं कर सकते। अगेन आप, अगर आपका ये ब्लैंक आ रहा है या इनकरेक्ट आ रहा है, तो उस केस में आपको टिकट रेस करनी पड़ेगी हेल्प डेस्क पे। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी एक्सेल जनरेट होगी और इस एक्सेल में आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। इन्फॉर्मेशन चेक करके आपको डायरेक्टली अपलोड कर देनी है। कोई चेंज वेंज नहीं करना। चेंज तभी करना है जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। फील्ड नंबर 6, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। इसमें अभी जैसे मैंने ऊपर बात करा था, आपको एग्रीमेंट बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज देने ही होते हैं। उसके बिना आपको एग्रीमेंट जो है वो अपलोड नहीं करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कुछ भी क्लॉज इसमें से रिमूव कर दें। जैसे ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप फॉर्म 3 एक बार ज़रूर देखिए जब आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उससे पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे क्लॉज में वो मेंशन नहीं होता और यहाँ पर फॉर्म 3 में मांगा जाता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हम क्या लिखें। तो आप फॉर्म 3 ज़रूर देखिए जब आप अपनी एलएलपी बना रहे हैं और फिलिप फाइल कर रहे हैं उससे पहले। बिकॉज जो एग्रीमेंट बनता है जब आप फिलिप अपनी कंपनी बना, मतलब फिलिप एलएलपी बना रहे होते हैं, तभी आपको वो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो लिखना है वो वही लिखना है जो आपने एग्रीमेंट में डाला था। एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगती है फील्ड जो स्पेस है वो कम है, तो आप एज पर अटैच्ड एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं। मतलब आप एग्रीमेंट से कॉपी करिए सेम टेक्स्ट और यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। और कॉपी करने के लिए स्पेस कम है तो एडिशनल पीडीएफ में अटैच कर सकते हैं या फिर एज पर अटैच्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो जो जो आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी ऑफ द पार्टनर्स अथॉरिटी। सो यहाँ पर आपने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मेंशन करी है तो वो आपको रिस्ट्रिक्शन इस फील्ड नंबर 7 में मेंशन करनी है। अब रिस्ट्रिक्शन की कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो है एग्रीमेंट में कहने की बात करते हैं। मतलब हम जैसे कहते हैं कि पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अबव 5 लाख ट्रांजेक्शन्स, या नो पार्टनर कैन ओपन अकाउंट और क्लोज अकाउंट्स इंडिविजुअली। तो कुछ इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हम अपने एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको फील्ड नंबर 7 में लिखनी है। और अगर आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखी है तो आप इसमें
नॉट एप्लीकेबल करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये देखिए फील्ड नंबर 6 एंड फील्ड नंबर 7 कुछ इस तरीके का होगा। फील्ड नंबर 8 to 15 ये जितना भी फील्ड है वो रिलेटिंग विद LLP एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक्ट मैटर और थिंग इफ एनी विच कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ रिक्विजिट मेजॉरिटी नंबर और परसेंटेज ऑफ पार्टनर। सो यहाँ पर ये जितने भी क्लॉज नंबर 8 से लेके 15 तक दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके एग्रीमेंट के छोटे छोटे हिस्से हैं जो यहाँ पर इसमें मांगे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। कई बार होगा आपके एग्रीमेंट में वो है ही नहीं, तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है तो वो भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे प्रोसीजर फॉर कॉलिंग होल्डिंग मीटिंग ये सारा का सारा अगर आपका क्लॉज ही नहीं है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर इसे लिखना है, ऐसा NA करके नहीं लिख सकते। तो यह आपको मेक श्योर ये सारे के सारे क्लॉज आपके में होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे गवर्निंग क्लॉज है एज पर LLP एक्ट, इट हैज़ टू बी देयर। डिटेल ऑफ इंडेमिनिटी हो गया, डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट, सजेशन, ये मैंने आपको ऊपर पहले बताया था। एंड देन यहाँ पर क्लॉज रिलेटिंग टू डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर एंड LLP, इंटीमेशन रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ LLP, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ये सारे के सारे मैंने आपको ऊपर जो हमने एग्रीमेंट की बात करी थी उसमें मैंने आपको बताया था। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट। अब जैसे रूल 16(2) में बात करता है, अगर आपको रजिस्टर ऑफिस की जगह कोई और ऑफिस देना है एड्रेस के लिए तो आप वो भी यहाँ पर एग्रीमेंट में दे सकते हैं, है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपका जो प्रोसेस रहने वाला है रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए या नेम चेंज करने के लिए, आपका वो सब क्या रहने वाला है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है यहाँ पर। सो फील्ड नंबर 15 में एनी अदर इन्फॉर्मेशन और क्लॉज रिलेटिंग टू द LLP एग्रीमेंट नॉट कवर्ड अबव। अच्छा, कई बार क्या होता है इनके अलावा कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आप फील्ड नंबर 15 पे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको लास्ट में सेव का बटन दिखाई देगा, सेव पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर से सेव पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे जाना है। उसके नेक्स्ट थर्ड पेज पे आप जाएंगे। थर्ड पेज जो है वो आपको अटैचमेंट वाला होने वाला है। सो यहाँ पर देख लिए इनिशियल LLP एग्रीमेंट का आपको अटैचमेंट दिखेगा, चूज़ बटन पर क्लिक करना है। आपको PDF जो आपने एग्रीमेंट साइन कराया है अपने पार्टनर से, अच्छा जो एग्रीमेंट है वो आपका पहली बात तो स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए, रिक्विजिट स्टैम्प पेपर पर साइंड होना चाहिए, जो भी पार्टनर्स हैं उनसे विटनेस होना चाहिए और नोटराइज होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें कंप्लीट करके प्रॉपर तरीके से आपको ये एग्रीमेंट यहाँ पर अटैच करना है इन द फॉर्म ऑफ PDF। आपको लगता है आपका जो साइज़ है LLP एग्रीमेंट का वो ज़्यादा है तो कुछ यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ यहाँ पर लगा सकते हैं, बट आपको पूरा एग्रीमेंट यहाँ पर लगाना है। एंड देन यहाँ पर डिन और डीपिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो इस फॉर्म को साइन करने वाला है, जिसके पास वैलिड DSC है, उसको आपका डिन का यहाँ पर डिटेल देना है, डिन नंबर देना है। एंड नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के सिग्नेचर। सो यहाँ पर कौन जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आप जिससे आप इस फॉर्म को साइन कराने वाले हो उसके बेसिकली डिटेल्स यहाँ पर देने हैं, चाहे वो CA हो, CS हो, कंपनी सेक्रेटरी हो। एसोसिएट एंड फेलो सेलेक्ट करेंगे, उसका मेंबरशिप नंबर देंगे एंड देन इस फॉर्म को नेक्स्ट करके सबमिट आएगा, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप PDF को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने डायरेक्टर के DSC लगाने हैं और डायरेक्टर के DSC लगाने के बाद आपको ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के DSC लगाने हैं एंड अपलोड करके पेमेंट कर देना है। सो ये इस तरीके से आपका फॉर्म जो है फर्स्ट पर्पस के लिए भरा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बारी इस वीडियो पे जाके हिट बटन पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। आप देख रहे थे जूम योर स्किल CSCM में मंजू शर्मा के साथ। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।